जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच फिर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आपके लिए आज का मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आएगी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो इस मोटिवेशन के साथ चलिए आज प्रारंभ करते हैं हमारे टॉपिक की, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इससे जुड़ी हुई रहस्यमय बातों को जानेंगे, और समय समय पर दिए गए दार्शनिकों के द्वारा हमारे लिए जो मार्गदर्शन है और हमारे लिए जो उनका फीडबैक है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ है। आपको पता है, उसी का एक टुकड़ा बाहर आता है और आने के बाद लाखों करोड़ों वर्षों में वो क्या है कि वो एक आग का जलता हुआ गोला था, जो अपनी ग्रेविटी के माध्यम से अंतरिक्ष में बिखरे उल्का पिंडों और छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और फाइनली अरबों वर्ष पहले इस पर एक और जोरदार टक्कर होता है, और उस टक्कर से इसके इसके एक बड़े टुकड़े का अंश जो है कि बाहर निकलता है और इसके उपग्रह के रूप में वो परिणत हो जाता है, जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी को जन्म लेने के बाद से हमारी पृथ्वी को अरबों वर्ष लगते हैं ठंड होने में, और ठंड हो करके वो जो है कि आज हमारे बीच में जिस तरह से हम लोग के जनजीवन को सुखद बनाने के लायक बना, ये अरबों वर्षों का ये एक सफ़र रहा। और इस बीच में हमारी पृथ्वी जो है कि ठंड होती है, ठंड होने के बाद इसमें ऊपर का भाग तो ठंड हो जाता है, लेकिन नीचे मैग्मा वगैरह से पूरा वो भरा हुआ था, जिसके कारण जो है कि समय समय पर इससे लावा लावा जो है कि निकलता था, और इस लावा के निकलने पर गैसों का निर्माण होता है। और गैसों के निर्माण होने पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर फिर से ये बर्फ़ पिघलने लगते हैं, और बर्फ़ पिघल करके विशाल समुद्र का निर्माण करते हैं, विशाल जलाशयों का निर्माण करते हैं, जहाँ पर एल्गी और शैवालों का निर्माण होता है। और फिर फाइनली वनस्पतियों का निर्माण होता है, जल जीवों का निर्माण होता है। और इस तरह से जब पौधे और इस तरह से वनस्पतियों का निर्माण होना प्रारंभ होता है, तो इससे क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने लगती है हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी में, और इस तरह से जीवन जो है कि यहाँ पे रहने योग्य हो जाती है। तो इसी रहस्य को, इसी बात को हमारे दार्शनिकों ने समय समय पर अपने अध्ययन के माध्यम से हमारे बीच में लाने का प्रयास किया और बतलाया, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो शुरुआती दौर में थे लेकिन वो अभी नहीं माना जाता, लेकिन उसी के आधार पर आज नए नए खोज करके हम लोगों के बीच में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। तो आइए, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं सामान्य परिचय में पृथ्वी से संबंधित फैक्ट। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, जो कि समय अनुसार बदलते रहे, लेकिन इनका अपने समय के अनुसार महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि इसी कहीं ना कहीं उसी के आधार पर आगे की खोज हुई। इसीलिए पुराने अवधारणाओं को गलत नहीं कहा जा सकता, उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त कर ली। तो ये जो कि यहाँ पर वही बात को कहा गया है, पृथ्वी एवं जगत की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी और ग्रीक दार्शनिकों का अहम योगदान रहा। यानी कि इस खोज में और इसमें जो है कि यूनान और ग्रीक, यानी कि यूनान कहिए या ग्रीक कहिए, यहीं के वैज्ञानिकों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले थेल्स के बारे में। थेल्स यह प्रथम दार्शनिक हुए जिन्होंने सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की तिलांजलि देकर एक विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। यानी कि जब पहला पहला खोज कोई करता है तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। उसी तरह थेल्स की जो खोज थे, थेल्स का जो रिसर्च था, उसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं यही सीढ़ी का काम की तरह आया, और आगे चल के बड़े बड़े जो खोज हुए, जो शोधकर्ताओं ने जो प्राप्त किया, जो अचीवमेंट लाया, इन्हीं के माध्यम से लाया। तो इसीलिए आगे चल करके एक एनेक्जिमेनिज नामक एक दार्शनिक हुए, जिन्होंने कहा कि जगत की उत्पत्ति, अच्छा एक बात और, थेल्स का कहना था, थेल्स का मानना था कि पूरी सृष्टि की रचना जो है वो जल से हुई है, क्योंकि जल से हुई है ना, जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, और अंततः इसी में सभी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी। इस तरह से इन्होंने एक तत्ववाद का सिद्धांत दिया, थेल्स ने एक तत्ववाद का सिद्धांत दिया। और आगे चल के एनेक्जिमेनिज नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति को का मूल कारण वायु को माना। इन्होंने वायु को माना, इन्होंने कहा कि वायु जो है पूरे संसार में समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति
इससे हुई है, क्योंकि इनका मानना है कि वायु असीम और अनंत है, वह ही अग्नि का रूप लेती है, तरल बनकर जल बनती है और जम कर यह पृथ्वी का रूप में परिणित हो जाती है। ये कौन कह रहे हैं? एक्जीमेनिज, ये इनका कहना था और ये बहुतवाद तत्व का सिद्धांत दिए, ये इनका यही मानना था। आगे चल के पाइथागोरस नामक एक दार्शनिक हुए, जिन्होंने कहा, संसार को संख्या से जोड़ दिया और कहा कि पूर्ववर्ती विचारों की तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण ना मानकर इनके स्वरूप को पदार्थ का इसका कारण माना। यानी कि ये संख्या से जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह एक पदार्थ संसार की उत्पत्ति का कारण ना मानकर उनके पदार्थों को पूरा माना, यानी कि ये संख्या से जोड़ करके इन्होंने बतलाया। अब आगे चल के देखते हैं हम लोग, हेराक्लिट्स नामक एक दार्शनिक हुए, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि को माना। इनका कहना है कि अग्नि से जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह तत्व ज्वलंत एवं गतिशील है और संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। इनका मानना था कि पूरे संसार की उत्पत्ति जो है वो अग्नि से हुई है। तो इस तरह से जो पुराने विचारधारा के जो वैज्ञानिक थे, इनका मानना इस तरह से था। लेकिन जब समय आया, कुछ बदला समय, तो हमारे बीच में जो है कि आधुनिक विचारधारा वाले वैज्ञानिक आए, जिन्होंने उन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दो अलग अलग तरीक़ों से इसको विभक्त किया। जिसमें पहला है, इसमें कहा गया है, वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित विचार और विचारधाराओं को 2 वर्गों में बांटा गया। अभी आपको बताया, जिसको हम लोग द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं, मोनेस्टिक थ्योरी, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, जिसको डुअलिस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में ये कहा गया है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वस्तुओं से हुई धात्वय आध्यात्मिक कल्पना को पैतृक परिकल्पना या पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि आधुनिक विचारधारा में 2 वैज्ञानिकों का नाम सबसे प्रमुख आता है, जिसमें है कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना, इन्होंने जो है कि किस तरह की परिकल्पना दी कांट ने, वो न्यूटन का जो गुरुत्वीय आकर्षण की जो परिभाषा है, उसको इन्होंने समझाया कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जो है कि पृथ्वी हो या कोई और भी ग्रह है, जो किस तरह से अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करता है और वो आकर के एक जगह जमा होता है जुट करके, और किस तरह से वो प्रक्रिया करती है। इस तरह से ये कांट का व्याख्या है। लेकिन एक और दार्शनिक हुए लाप्लास नाम करके, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी, जिसको हम लोगों ने देख लिया बिग बैंग थ्योरी में, कि किस तरह से नेबुला और निहारिका आपस में एकजुट हो रहे थे, और होने के बाद उसके बाहरी वाले ग्रह में उन्होंने एक छल्ले का निर्माण किया और वहीं से कट के वो छल्ला जो है वो कि ग्रह और उपग्रह का निर्माण किए और बचा हुआ भाग सूर्य का निर्माण कर लेते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको शेयर ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंटेंट, एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।